हाँ, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। थोड़ी बड़ी ज़रूर है, बड़े ध्यान से समझना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अपने किसान आंदोलन, राजस्थानी किसान आंदोलन पढ़े थे, उसके 3 पार्ट अपने अपलोड कर लिए, ठीक है। अब जो मारवाड़ का किसान आंदोलन थे वो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो प्रजामंडल के आंदोलन के साथ पढ़ेंगे उनको, क्योंकि वो प्रजामंडल के ही आंदोलन थे, ठीक है। तो मारवाड़ वालों को सब के सब प्रजामंडल पढ़ लेंगे, बाकी सब कंप्लीट है किसान आंदोलन तो। और आज अपन जो पढ़ेंगे वो है जनजातीय आंदोलन। भाई राजस्थान में बेसिकली भील, मीणा और ग्रासिया जो जनजाति है वो ज़्यादातर निवास करती है, और उनके द्वारा ही, भीलों के द्वारा, ग्रासियों के द्वारा और मीणाओं के द्वारा बेसिकली आंदोलन किए गए थे, ठीक है। उन आंदोलनों की अपन चर्चा करेंगे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, क्योंकि कैसा भी आ जाए, राजस्थान के जनजातीय आंदोलन चाहे इस नाम से आए, चाहे राजस्थान के आदिवासी विद्रोह इस नाम से आए, बात एक ही है, ठीक है। तो अब आप एक काम करना कि ये जो आंदोलन है इससे पहले एक पेज छोड़ देना। क्या कह रहा हूँ मैं भाई, जैसे किसान आंदोलन कंप्लीट किया ना आपने, उसके बाद में एक पेज छोड़ दो, ताकि मैं कुछ एक छोटी मोटी बातें लिखूंगा किसान आंदोलन की है, वो भी किसान आंदोलन की बातें हैं, इसलिए एक पेज छोड़ देना। वैसे भी कोई भी टॉपिक फिनिश होता है उसके बाद में 2-3 पेज छोड़ दिया करो, कुछ एक्स्ट्रा बातें लिख लेंगे अपन, कभी याद आएगी तो, ठीक है, वो वाली बात है। बाकी आज का हेडिंग आपको लगानी है, बहुत इंपॉर्टेंट, राजस्थान के जनजातीय आंदोलन। बेसिकली अपन पहले बात करेंगे भीलों की, भील और ग्रासिया, ठीक है, इनकी बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। दोनों जनजातियों के द्वारा क्या था एक्चुअली, भीलों के अंदर और ग्रासियों में क्या था कि इनमें कुछ कुप्रथाएं थी, कुछ इनके अंधविश्वास थे, कुछ इनके मतलब ऐसे ही काम थे जिन वजह से इन्होंने आंदोलन शुरू किए, ठीक है। क्योंकि जैसे ऐसा मान लो कि इनके, अगर मैं बात करूं भीलों की, तो भील के अंदर डाकण प्रथा, ऐसी प्रथाएं चलती थी, ठीक है, जिसमें ये मतलब किसी महिला को डाकण समझ के उसकी मतलब हत्या कर देते, या फिर कुछ उसके साथ गलत करते कि डाकण है, उसको बहिष्कार कर देते अपने समाज से। काफ़ी सारी ऐसी प्रथाएं थी जो गलत थी, तो फिर ये इनका अंधविश्वास थे। लेकिन जब सरकार इनके ऊपर आरोप लगाती तो फिर आंदोलन शुरू कर देते। शराब का नशा करना है, चोरी डकैती करना है, ये सारे काम इन जनजातियों के थे। तो बेसिकली इनमें सुधार हेतु, इनमें कुछ अच्छा मतलब सुधार हो, उन सब के लिए कुछ आंदोलन शुरू किए गए। दूसरी बात, इनको भील जनजाति को, ग्रास्य जनजाति एक्चुअली हिंदू धर्म में भी अपने आप को स्थायित्व रखने के लिए, मतलब ये हिंदू धर्म में बने रहे, इसके लिए भी इन्होंने अपने प्रयास किए हैं। उन सब के लिए आंदोलन करेंगे, वो सब अपन पढ़ेंगे। इन बेसिकली 2 बहुत बड़े नेता होंगे, एक मोतीलाल तेजावत, जिनको अपन पहले शायद थोड़ी दिन पहले भी पढ़ा था अपन उनके बारे में। तो मोतीलाल तेजावत होंगे भीलों के लिए, जिन्होंने एक ही आंदोलन चलाया था, या एक ही आंदोलन बोल दो चाहे। और एक अपन पढ़ेंगे गोविंद गिरी, या फिर गुरु गोविंद गिरी, ठीक है, जिन्होंने भगत आंदोलन चलाया था, वो भी अपन पढ़ने वाले हैं। तो ये सारी बातें हम पढ़ेंगे इनके बारे में। आराम से एक एक टॉपिक समझना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले आपको हेडिंग लगानी है भगत आंदोलन, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेडिंग लगाओ भगत आंदोलन, और इसका जो नेता थे, नेतृत्व जो किया था वो किया था गुरु गोविंद गिरी ने, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेतृत्व बोल दो चाहे नेता बोल दो, ठीक है। इस आंदोलन को करने के नेता कौन थे? गुरु गोविंद गिरी या गोविंद गुरु, कोई सा भी नाम ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों तीनों के नाम है। एक्चुअल में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि गुरु गोविंद गिरी या फिर गोविंद गुरु का जन्म किस परिवार में हुआ? तो बंजारा परिवार में जन्म हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि कोई परिवार में जन्म होना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, जैसे गांधी जी भी थे, कोई परिवार जाति धर्म देख के आंदोलन नहीं करते थे। किसी के ऊपर भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो ये आंदोलन शुरू हो जाते हैं। वैसे गोविंद गुरु या गुरु गोविंद गिरी ने भी 1857 में डूंगरपुर जिले में जन्म लिया था। बांसिया बेड़सा, बांसिया बोल दो चाहे बेड़सा, गाँव का नाम है इनके, बांसिया फिर बेड़सा, वेरी इंपॉर्टेंट है। बेड़सा या वेदसा भी आता है कभी कभी। उस गाँव में बंजारा परिवार में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा कि वैसे बंजारा परिवार में जन्म लिया था इन्होंने, लेकिन भीलों में और ग्रासियों में एकजुटता पैदा करने के लिए, बेसिकली भीलों में एकजुटता बने रहे, इसलिए इन्होंने क्या करा कि एक संप सभा की स्थापना करी। और मेरे हिसाब से जो राजस्थान के स्टूडेंट हैं, जो मारवाड़ी थोड़ी बहुत वर्ड जानते हैं, राजस्थानी भाषा थोड़ी बहुत जानते हैं, वो समझते होंगे संप का मतलब क्या होता है ना। दादाजी वगैरह कहते हैं ना, अरे संप रखो मतलब आराम से रहो, भाईचारे के साथ में रहो। संप का मतलब होता है मिलजुल के रहो, भाईचारे के साथ में रहो, संप का मतलब इकट्ठे रहो। मतलब मैं लिख दिया है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। संप का अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है आपसी एकता, भाईचारा, प्रेम भाव रखना, उसे बोलते हैं संप। कहते हैं ना संप के साथ रहो। तो इसीलिए कि सभी भील इकट्ठे हो जाओ, संप के साथ में रहो, चोरी डकैती शराब पीना ये सब का मत करो, आपस में लड़ाई झगड़े मत करो, संप रहो। इसलिए 1883 में वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सीधा सीधा आएगा। 1883 ईस्वी में गोविंद गुरु ने संप सभा की स्थापना की थी,
एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि सम सभा की स्थापना कब की, 1883 में किसने की, गोविंद गुरु ने की। ठीक है, और सम का मतलब आपको समझ में आ गया, आपसी भाईचारा वो सब। अब क्या हुआ, हालांकि सम सभा का पहला अधिवेशन भी होगा बाद में, उसकी थोड़ी देर पहले बाद में चर्चा करेंगे। पहले एक बात और सुनो, फिर ये जो गोविंद गुरु हैं ये दयानंद सरस्वती को अपना एक तरीके से गुरु मान लो, चाहे उनके संपर्क में रहते थे। और दयानंद सरस्वती आपको पता है बहुत महान आदमी है, कभी पढ़ेंगे उनके बारे में भी जब अपन प्रमुख व्यक्तित्व पढ़ेंगे, है ना। तो दयानंद सरस्वती जो है उनके संपर्क में ये रहे, तो दयानंद सरस्वती इनको कुछ एडवाइज किया, कुछ समझाया कि आपको ऐसा ऐसा कुछ करना चाहिए। इसलिए गोविंद गुरु ने दयानंद सरस्वती की परामर्श से या उनकी ऐसा मान लो कि उनके एडवाइस से इन्होंने भगत पंथ की स्थापना की। आंदोलन का नाम ही भगत आंदोलन है। और भगत पंथ की स्थापना बेसिकली क्यों की गई थी कि जो भील है उनको हिंदू धर्म में बने रहें, क्योंकि ये जिस हिसाब से ये भील काम कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे इनको हिंदू धर्म से बाहर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि चोरियां करना, डकैतियां करना, अलग अलग इनके अंधविश्वास थे, वो सब थे। इसलिए फिर इन्होंने दयानंद सरस्वती ने क्या करा, इनकी प्रेरणा ली गोविंद गुरु ने, और गोविंद गुरु ने भगत पंथ की स्थापना की। इस भगत पंथ के अंदर क्या हुआ कि बेसिकली इसकी स्थापना की थी भीलों को हिंदू धर्म के दायरे में बने रहें, इसके लिए इस भगत पंथ की स्थापना की गई थी। और दूसरी बात यह भी है, इसके लिए इन्होंने आदिवासियों में या फिर भीलों में, एक ही बात है, जो कुछ सुधार हो जाए, उनकी कुरीतियाँ थी, पर सुधार एवं कुरीतियों को दूर करने के लिए भगत आंदोलन एवं स्वदेशी आंदोलन भी चलाया था। मतलब इन्होंने कहा था कि आप स्वदेशी रहो, हम इसी देश के हैं, नागरिक हैं, हम इसी देश के नागरिक हैं, हम हिंदू धर्म के अंदर ही आते हैं, हमें मिलजुल के रहना चाहिए, ये सब बातें बताई गई। और ये भगत पंथ बनाया। इस पंथ का मतलब ये है कि सारे भीलों को इकट्ठा करना, उनमें जो भी कोई कुरीतियाँ हैं, कोई सामाजिक अंधविश्वास कुरीतियाँ हैं, उनको दूर करना, उनको अच्छे रास्ते पे चलाना, ये बेसिकली काम था। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा भगत पंथ की स्थापना किसने की थी, गोविंद गुरु ने की थी। किसकी प्रेरणा से की थी, दयानंद सरस्वती प्रेरणा से की थी। बेसिकली भगत पंथ की स्थापना किस पर्पस से, किस उद्देश्य के लिए की गई थी, तो भीलों को हिंदू धर्म के दायरे में रखने हेतु की गई थी। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर जो ये तो चलो छोटी सी बात एक्स्ट्रा थी। फिर वापस सम सभा पे आते हैं। तो सम सभा की स्थापना गोविंद गुरु ने कर दी। फिर सम सभा का पहला अधिवेशन रखा, वो 1903 में रखा। ठीक है, मतलब सभी भीलों को इकट्ठा किया। मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा के अंदर जगह पड़ती है, मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा। हालांकि अभी अपन मानगढ़ हत्याकांड नहीं पढ़ेंगे आगे, बहुत ज़्यादा भीलों के साथ में बहुत ज़्यादा गलत होगा, यहाँ पर पढ़ेंगे भी आगे। तो मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा के अंदर भीलों की एक सभा यानी संप सभा का पहला अधिवेशन रखा गया 1903 में। एग्जाम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि संप सभा का पहला अधिवेशन हुआ 1903 में। कहाँ पर हुआ, मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में। ठीक है, गोविंद गुरु के द्वारा किया गया। फिर 1908 ईस्वी में गोविंद गुरु को, अब सुनो हुआ क्या कि जब ये चीज़ें जब भी पता चलती थी वहाँ के महाराणा को या अंग्रेजों को, भाई सरकार तो मेन अंग्रेजों की थी उस टाइम पे, गुलाम तो राजा पूरे अंग्रेजों के अंडर में आते थे। तो उनको जैसे ही पता चला कि गोविंद गुरु काफ़ी फेमस हो रहा है और सारे भीलों को या फिर आदिवासियों को जोड़ जोड़ के इकट्ठा कर रहा है और एक सम सभा का अधिवेशन भी कर लिया आज उसने, और इस हिसाब से तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगी अपने लिए कि सारे के सारे भील अक्कल को आवाज़ उठाएंगे, कुछ काम करेंगे। तो फिर अंग्रेज जो हैं या फिर अंग्रेज सरकार जो है या फिर जो मेवाड़ महाराणा जो है, ऐसा मान लीजिए, वो इनको करते हैं परेशान। गोविंद गुरु परेशान हो जाते हैं और गोविंद गुरु एक्चुअली 1908 ईस्वी में गोविंद गुरु बेड़सा गाँव जिनमें जन्म हुआ था उसको छोड़ने को मजबूर हो गए। ठीक है, 1908 में यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन रुकते नहीं है। यहाँ तो उनका डर था कि उनको पुलिस कभी भी गिरफ्तार कर लेगी, इसलिए वो यहाँ से निकल जाते हैं अपने गांव से। लेकिन फिर वो आसपास के इलाके जो भी हैं उनमें सब में भीलों को, चाहे वो गुजरात के पास का इलाका हो चाहे राजस्थान में, घूम घूम के सारे भीलों को या आदिवासियों को इकट्ठा करते हैं। ठीक है, 1910 ईस्वी में सम सभा ने 33 मांगे रखी। अब देखो 1908 में यहाँ से गोविंद गिरी निकल जाते हैं, साल 2 साल थोड़े बाहर रहते हैं। फिर 1910 के अंदर उन्होंने सम सभा ने क्या करा कि इनकी सभा थी भाई, जो भी मांग रखते, कोई भी लेटर पे कोई बात लिखी जाती वो सम सभा के नाम से बात लिखी जाती। तो फिर 1910 में सम सभा ने, एक ही बात है चाहे सम सभा बोल दो चाहे गोविंद गिरी बोल दो, ठीक है, उन्होंने अपनी 33 मांगे रखी कि हमारी ये कुछ 33 मांगे हैं, इन पर ध्यान दिया जाए, हमें हिंदू धर्म में रखा जाए, हमें जो भी कुरीतियां उनको मेटा जाए, हमें ऐसा अलग से ना देखा जाए, बहुत सारी बातें थी। ठीक है, उन 33 मांगों पर लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया, कोई ध्यान नहीं दिया गया। फिर हुआ क्या, 1911 ईस्वी में गोविंद गुरु बेड़सा गांव वापस आ गए, अपने गांव में वापस आ गए। और ये जहां भी जाते हैं ना, वहाँ एक ऐसा मान लो कि एक मंडली बना लेते, मंडली, उसको बोलते हैं धूनी। क्या बोलते हैं उसको, धूनी। तो यहाँ पर धूनी स्थापित की। धूनी का मतलब है एक ऐसा मान लो ना, एक इंस्टीट्यूट बना लिया,
इंस्टीट्यूट के अंदर अपने जो भी भील आदिवासी होते थे उनको बुलाते, वहाँ पर मीटिंग्स रखते, उनको समझाते कि अपन को एकजुटता के साथ में रहना है, आवाज़ उठानी है, प्यार प्रेम से रहना है, वरना तो अपन मारे जाएंगे, इकट्ठे रहो तभी कोई फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, तो 1911 के अंदर यहाँ पर धुनी स्थापित की और पूरे दक्षिणी राजस्थान के अंदर, पूरे साउथ राजस्थान और गुजरात के भील क्षेत्रों में इनका प्रभाव हो गया, किनका? गोविंदगिरी का। और इससे जो अंग्रेज सरकार हैं, जो राजा हैं, वो क्या हुए, वहाँ के जो डूंगरपुर प्रशासन है वो हिल गया कि यार पूरे साउथ राजस्थान के अंदर गोविंदगिरी ने प्रभाव जमा लिया है और अपनी धुनियाँ स्थापित कर ली, सारे भीलों को इकट्ठा कर लिया। फिर अप्रैल 1913 की बात है, अप्रैल 1913 में डूंगरपुर पुलिस ने गोविंद गुरु को गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, डूंगरपुर पुलिस ने गोविंद गुरु गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सीधी सी बात है, बड़े नेताओं को गिरफ्तार करना बिल्कुल बहुत मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि इतने नेताओं को गिरफ्तार करते ही पूरी जनता धावा बोल देगी उस थाने के ऊपर। ठीक है, और प्रशासन को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपने देखा भी होगा, जितने भी बड़े नेता होते हैं, चाहे एमएलए एमपी होते हैं आजकल के, उनको भी पकड़ोगे तो आप घंटे 2 घंटे रख लो, बस घंटे 2 घंटे के अंदर वापस छोड़ना पड़ता है। उन्हें पता है कि जनता आ जाएगी तो क्या करेंगे। ठीक है, प्रशासन बिगड़ जाएगा। इसीलिए डूंगरपुर पुलिस ने गोविंद गुरु को गिरफ्तार तो किया, लेकिन मात्र 3 दिन तक। 3 दिन के बाद में समझा, इसके बाद में छोड़ दिया कि ऐसे आंदोलन यहाँ पर नहीं करोगे, यहाँ से निकल जाना, यहाँ के अब नेक्स्ट टाइम आपको यहाँ नहीं दिखने चाहिए। गोविंद गुरु काम आने वाले थे, नेता थे। सीधी सी बात है, छूटते ही वो गए मानगढ़ पहाड़ी। ठीक है, जहाँ पर संप सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। ठीक है, उसी जगह जाते हैं वापस, मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा के अंदर। उसके प्रस्थान किया और वहाँ पर सारे भीलों को इकट्ठा किया कि आ जाओ, ये माने क्या नहीं, इनकी छाया मान जाएगी, तो बस एकजुटता के साथ रहिए और आइए। वहाँ पर ये सब इकट्ठे होते हैं। ठीक है, और सीधी सी बात है, पुलिस पहले यहाँ पर उनको पाबंद कर चुकी थी कि आपने अब नेक्स्ट टाइम ऐसी रैलियाँ या फिर ऐसी कोई सभाएं नहीं करोगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये नहीं मानते। ये फाइनली वहाँ पर जो है मानगढ़ पहाड़ी के अंदर फिर एक बड़ा एक अधिवेशन रखते हैं, सारे भील वहाँ पर इकट्ठे होते हैं। पुलिस आएगी, पुलिस की नहीं सुनी जाएगी तो पुलिस सीधी सी बातें करेंगे, गोलीबारी। ठीक है, और गोलीबारी करेंगे तो 1500 से ज़्यादा भील शहीद हो जाते हैं। बहुत बड़ी घटना है ये, 1500 से भी ज़्यादा भील वहाँ पर शहीद हो जाते हैं, मारे जाते हैं। तो देखो क्या हुआ, उसी को बोला जाता है मानगढ़ हत्याकांड। वेरी इंपॉर्टेंट है, 17 नवंबर 1913 की बात है। क्या है? 17 नवंबर 1913 मानगढ़ हत्याकांड बांसवाड़ा। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ? 17 नवंबर 1913। क्या हुआ था? बेसिकली पहले छावनियाँ होती थी राजाओं की इनके ना, तो खेरवाड़ा जो छावनी के सैनिक थे उन्होंने मानगढ़ पहाड़ी की ओर कूच किया और भयंकर तरीके से अंधाधुन गोलीबारी करी। कर्नल था शटन, सारे अंग्रेज थे उस टाइम पर, तो कर्नल शटन के आदेश पर अंधाधुन गोलीबारी की गई और 1500 से भी ज़्यादा भील उसमें शहीद हो गए। ये बहुत बड़ी निर्मम हत्या हुई उन सब की। उनकी मांगें नहीं मानी गई। अपनी मांगों को मनाने के लिए भी कोई अगर आवाज़ उठाए उसके साथ में ये इस हिसाब से असर किया जाता है। तभी तो कहा जाता है ना कि ये राज और रजवाड़े ऐसे ही नहीं उठे थे, है ना। इनके मतलब दिनमान ऐसे उल्टे चल रहे थे कि जनता के ऊपर जो उनको टैक्स या रेवेन्यू कलेक्ट करके देती है उन्हीं के साथ में गोलीबारी करेंगे, जैसा आपने किसान आंदोलन में पढ़ा था। और सारे राजाओं को घुटना टेकने पड़ गए थे। वैसे भी राजा तो गुलाम ही थे वो अपने, जैसे आपने देखा होगा, अपने इतिहास पढ़ेंगे जब पता चलेगा कि किस हिसाब से वो गिड़गिड़ाते थे इन मुगलों के सामने, इन अंग्रेजों के सामने, बस उनकी एक गद्दी बची रही उसको बचाने के लिए। तो वैसे ही यहाँ पर भी वो अंग्रेजों के गुलाम ही थे और अंग्रेज जैसा करते थे वैसा यहाँ पर हो जाता। अंग्रेजों का मेन काम था लूटना, वो लूटते बस राजाओं के सपोर्ट से। ठीक है, तो कर्नल शटल ने आदेश दिया कि चलाओ गोली, अंधाधुन गोलीबारी हुई। 1500 से ज़्यादा भील यहाँ पर शहीद हो जाते हैं। हालांकि गोविंदगिरी मुख्य नेता नहीं मारे जाते हैं, वो बच जाते हैं। गोविंदगिरी भी हालांकि कहते हैं थोड़े बहुत घायल हुए थे। गोविंदगिरी व पूंजा धीरजी ये इनके शिष्य थे, इनको बंदी बना लिया और हालांकि 10 वर्ष बाद में इनको रिहा कर दिया था। कुल मिला के जैसे इनको बंदी बनाया, इतने भीलों को मार दिया तो ये आंदोलन वैसे खत्म हो गया, आप समझ तो गए होंगे। एक्चुअली फिर गोविंदगिरी और इनका जो शिष्य था पूंजा धीरजी, उनको बंदी बना लिया 10 वर्ष बाद में, हालांकि उनको भी छोड़ दिया था फाइनली। और इनका शेष जीवन जो गोविंद गुरु का बीता वो काम्बिया, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो कंबोई। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कि गोविंदगिरी का अंतिम समय में गोविंदगिरी का जीवन कहाँ पर यापन हुआ, तो गुजरात के अंदर एक जगह पड़ती है काम्बिया, या फिर कंबोई भी लिखा आता है, दोनों ध्यान रखना, वहाँ पर इनका अंतिम समय बीता। वैसे इनके आंदोलन के अंदर ये भी जो भी भील थे वो सफ़ेद झंडा रखते थे। ठीक है, और सफ़ेद झंडा एक्चुअली गोविंद गुरु का ही बताया हुआ संकेत था, सफ़ेद झंडा। और सफ़ेद झंडा आप समझते हो क्या, कि शांति और अहिंसा का प्रतीक होता है।
बिल्कुल। तो गोविंद गुरु का सफ़ेद झंडा शांति व अहिंसा का प्रतीक था। वैसे भी गोविंद गुरु अहिंसा के पुजारी थे, क्योंकि गोविंद गुरु ने यही कहा था कि हमें अहिंसा के साथ में आंदोलन करना है, हिंसा नहीं करनी है। हिंसा नहीं कर रहे थे ये संप सभा थी, सभा भी संप ही है, आराम से मिलजुल के कुछ बातें करने वाले थे, मीटिंग्स थी, इनकी प्लानिंग थी, आवाज़ उठाने के लिए कोई गलत थोड़ी किया है। लेकिन यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी गोलीबारी करके शहीद कर देते हैं, ये बहुत गलत बात थी। तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं भी आ सकते, इनका झंडा कौन सा था? सफ़ेद झंडा था, ये भी बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इस मानगढ़ इतना बड़ा हत्याकांड जो था, इनको कुछ अलग अलग नामों से भी जाना जाने लगा। हम अपने देखा था कि जो अपना जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, वो भी निर्मम हत्या हुई थी वहाँ पर। बस इसीलिए इन मानगढ़ हत्याकांड को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड, राजस्थान का, ठीक है ना, वो तो पहला जलियांवाला था, वो भारत का था, लेकिन राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड अगर अपन की बात करी जाए तो वो मानगढ़ है। वैसे वो अमृतसर पंजाब में होता पहले, वो बात अलग है, लेकिन इसकी तुलना की गई थी कि ये तो राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरह हो गया, या फिर भारत का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड, क्योंकि वो तो पहला हो गया अमृतसर पंजाब में वैशाखी के मेले पर, तो ये हो जाएगा भारत का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड, इस मानगढ़ हत्याकांड को ही कहा जाता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि भारत का दूसरा जलियांवाला हत्याकांड किसने कहा जाता है? मानगढ़ हत्याकांड को। या फिर राजस्थान का पहला या राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहा जाता है? तो वो मानगढ़ हत्याकांड को, ठीक है। भगत आंदोलन जो अपने पढ़ा था, इसी का दूसरा नाम लसाड़ी आंदोलन भी है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि भगत आंदोलन को ही लसाड़िया आंदोलन भी कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि लसाड़िया आंदोलन है तो भगत आंदोलन का दूसरा नाम लसाड़ी आंदोलन है, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर थोड़ी सी बातें और लिख लो। अच्छा, एक और छोटी सी बात लिख लेना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन कभी आ जाए, सुरजी भगत, ये सुरजी भगत भी गोविंद गुरु के चेले ही थे, ठीक है। चेले बोल दो चाहे शिष्य बोल दो, एक ही बात है। ये गोविंद गुरु के शिष्य थे। एक अपने पढ़ा था गोविंद गुरु के शिष्य, देखो ये रहे क्या पुंजा धीर जी, और ये भी सुरजी भगत भी थे, ये भी इस आंदोलन के नेताओं में ही थे। इस आंदोलन में इन्होंने भी बहुत भरपूर मतलब एक तरीके से सहायता की थी, तो ये भी एक तरीके से नेता ही हैं, लेकिन ये गोविंद गुरु के चेले थे। ये भी गोविंद गुरु के हमेशा साथ में रहते थे और इस आंदोलन में पुरजोर तरीके से जो है सपोर्ट दिया था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कहीं आ जाए सुरजी भगत, तो सुरजी भगत का संबंध है तो भगत आंदोलन या फिर लसाड़ी आंदोलन सही है, ठीक है। बाकी गोविंद गुरु के बारे में देखना चाहो देख लो, थोड़ी सी बात लिख लो साइड में और, कि गोविंद गुरु के स्मारक बने हुए हैं। स्मारक मतलब उनकी याद में कुछ अपन जो बनाते हैं स्मारक। एक तो मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा के अंदर इनका स्मारक बना हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जहाँ पर यह हत्याकांड हुआ था वहीं पर मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा के इनका स्मारक बना हुआ है। और यहाँ पर मानगढ़ पहाड़ी धाम मेला कब भरता है? मार्गशीर्ष पूर्णिमा को भरता है, ठीक है। इसको आदिवासियों का मेला भी कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी साइड में लिख लेना। आदिवासियों का मेला कब भरता है? तो मार्गशीर्ष पूर्णिमा को मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा के अंदर गोविंद गुरु के स्मारक, वहीं पर जहाँ स्मारक बना हुआ है मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में, वहीं पर ये मेला भी भरता है। जरूर साइड में इस बात को भी लिखना। तो ये था भगत आंदोलन, ठीक है, या फिर ऐसा मान लो कि लसाड़ी आंदोलन जो गोविंद गुरु ने किया था। अब नंबर 2 लगाओ, एकी आंदोलन। एकी आंदोलन बोल दो, चाहे आप इसे बोल दो भोमट भील आंदोलन, बात एक ही है। ये भी भीलों का है, हालांकि इसमें ग्रासिया भी आएंगे थोड़े से, वो तो प्योर भीलों का है एक तरीके से, और यहाँ पर ग्रासिया भी आएंगे। इस आंदोलन का नाम है एकी आंदोलन। एकी का मतलब वही है, एकजुटता, एक ही है ना, एकी आंदोलन या फिर भोमट के भील आंदोलन। तो भोमट भील आंदोलन में से कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बात स्टार्ट होगी कि ये जो एकी आंदोलन या भोमट भील आंदोलन है, इनकी कुछ मान्यताएं थी, इनकी कुछ रूढ़िवादी परंपराएं थी, कुछ अंधविश्वास थे कि जैसे ये शराब नशे करते थे, मदिरा पान करते थे, प्लस डाकण प्रथा इनके अंदर चालू थी। महिलाओं के साथ में जो अन्याय किया जाता है कि डाकण है ये, वो सब मान के, और उसको समाज से बाहर निकाल दिया जाता है, वो भूखे मरती, वो सब काफ़ी सारी बातें हैं। उन सब पे सरकार ने रोक लगाई। हालांकि वो रोक सही है, क्योंकि ये कुछ ऐसी प्रथाएं जो इनके, हालांकि ये सही मानते थे क्योंकि वो अंधविश्वास है। जैसे पहले एक सती प्रथा नाम की भी एक कुप्रथा चलती थी, ठीक है, जो कि बहुत ही गलत थी, लेकिन मानने वाले उनको भी सही मानते थे, लेकिन वो है गलत। ये कुछ ऐसी कुप्रथाओं के खिलाफ भी इन्होंने आवाज़ उठाई और इन्होंने प्रारंभ किया आंदोलन 1921 में। कब? 1921 में मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ में एक जगह पड़ती है। 1921 में मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ के अंदर जगह पड़ती है, वहां पर इस आंदोलन को प्रारंभ किया गया। नेतृत्व किसने किया? नेतृत्व किया मोतीलाल तेजावत। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि जो अभी पढ़ा था अपने भगत आंदोलन, भगत आंदोलन का जो नेता थे या जो नेतृत्व किया वो तो थे गोविंद गुरु, ठीक है, लेकिन इस आंदोलन के नेता नेतृत्व कौन है?
कौन कर रहे हैं? तो वो कर रहे हैं मोतीलाल तेजावत। अब मोतीलाल तेजावत को मेवाड़ के गांधी कहा जाता है। अब देखना, आपने क्या पढ़ा था? गोविंद गुरु का जन्म बंजारा परिवार में हुआ, ठीक। मोतीलाल तेजावत का जन्म जैन परिवार में, ओसवाल जैन परिवार में होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिस परिवार में जन्म हो, ये तो इसीलिए गांधी कहा जाता है कि परिवार किसी जाति धर्म से उठ के काम करना, किसी दबे हुए ग्रुप या समाज सोसाइटी को ऊपर लाना, वो महान आदमी होते हैं। तो इन्होंने इसी से कहा जाता है कि मेवाड़ के गांधी है ये, मेवाड़ के गांधी हैं, आदिवासियों के बाबूजी हैं, भीलों के बाबूजी बोल दो चाहे, आदिवासियों के मसीहा, तीनों ही नाम वेरी इंपॉर्टेंट है। मेवाड़ के गांधी, भीलों के बाबूजी या फिर आदिवासियों के मसीहा मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है। मोतीलाल तेजावत का जन्म हुआ था झाड़ोल, ये झाड़ोल ठिकाना उदयपुर की आसपास का इलाका मेवाड़ में पड़ता है। झाड़ोल ठिकाने के कोलिहारी गांव, वेरी इंपॉर्टेंट है, कोलिहारी गांव के ओसवाल जैन परिवार में इनका जन्म हुआ था। इन दोनों के जन्म भी इंपॉर्टेंट है, दोनों के जन्म से क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है, कि कोलिहारी गांव झाड़ोल से संबंध है मोतीलाल तेजावत का, गुरु गोविंद गिरी का, सूरजी भगत का, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ध्यान रखना मोतीलाल तेजावत का संबंध है, ठीक है। दूसरी बात, ये जो एक ही आंदोलन प्रारंभ हुआ था मातृकुंडिया मेवाड़ में पड़ता है। अपने सबसे पहले आंदोलन जब किसान आंदोलन पढ़ा था कि पहला जाट किसान आंदोलन कहाँ हुआ था? मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ में हुआ था ना, बस वहीं पर, वहीं से ये आंदोलन शुरू हुआ, एक ही आंदोलन। और मातृकुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। अलग से लिख लेना, ये अलग फैक्ट है, लेकिन बहुत बार ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में, पटवार में भी क्वेश्चन आया है कि मातृकुंडिया राजस्थान का हरिद्वार, ठीक है, अलग से लिख लेना, मातृकुंडिया है राजस्थान का हरिद्वार, इसको भी फैक्ट अपन साइड में लिखेंगे। ये एक ही आंदोलन, कुछ खास बातें थी, हालांकि भी बहुत सारी बातें पढ़ेंगे अपन इसके बारे में। जैसे कि ये आंदोलन बेसिकली हुआ कहाँ पर? तो ये आंदोलन उदयपुर के गोगुंदा, हालांकि अब तो ये तहसीलें बन गई, गोगुंदा, झाड़ोल और कोटड़ा, इन क्षेत्र में भील व ग्रासिया जनजाति द्वारा ये आंदोलन जो है एक्चुअली किया गया, ठीक है। हालांकि इसके बाद में और बातें हैं, लेकिन मैंने छोटी सी फैक्ट और लिख दिया, मुझे ऐसे याद आ गया था। मेवाड़ भीलकोर या फिर मेवाड़ भीलकोपर्स, आपसे पूछ ले कि ये क्या है, ठीक है, कोई ज़्यादा वैसे इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन अपन चाहते हैं कि कभी एग्जाम में कोई छोटी मोटी बात भी आ जाए तो मैच द फॉलोइंग भी अगर आ जाता है तो क्या करें। तो मेवाड़ भीलकोर या फिर मेवाड़ भीलकोपर्स, ये एक्चुअली है ना, ये भीलों पर नियंत्रण हेतु इसकी स्थापना की गई थी। एक आर्मी है ये, 1841 ईस्वी के अंदर भीलों पर नियंत्रण हेतु इसकी स्थापना की गई थी। एक तरीके से आज की ये आर्मी है, मिलिट्री, ठीक है। और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर था? वो था उदयपुर में। ये ध्यान रखना, भील क्या करते थे कि भील में कुछ चोरियाँ डकैतियाँ करना है, इनमें कुछ कुप्रथाएँ थी, ये चलते ऐसा काम करते थे कि बड़े बड़े व्यापारियों को लूट लेते थे, इसलिए इन पर रोक लगाने हेतु, ठीक है, एक आर्मी गठित की गई, मेवाड़ भीलकोर या फिर मेवाड़ भीलकोपर्स, ठीक है। इसकी स्थापना 1841 में हुई थी, भीलों पर नियंत्रण हेतु। कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है? मुख्यालय उदयपुर में। साइड में कहीं ऐसा बॉक्स बना के लिख लेना साइड में। बाकी वापस इस पर आते हैं अपन। तो ये आंदोलन जो है उदयपुर के गोगुंदा, झाड़ोल, कोटड़ा क्षेत्र में भील व ग्रासिया जनजाति द्वारा प्रारंभ किया गया। और क्या बात है, क्या कारण थे? कारण भी लिखना इसका थोड़ा है ना, बाकी सब में तो सिंपल कारण था, इसका कुछ कारण अलग था। एक तो डाकण प्रथा पर रोक लगाने से ये नाराज हो गए कि नहीं, ये ऐसा सिस्टम हमारे चलेगा, ठीक है। तंबाकू, अफीम, नमक आदि कर पर रोक लगाने से भी नाराज हो गए। और ज़्यादा लगान लेना भी इनके लिए, वो तो खैर है ही है। ये तो लगभग जितने भी आंदोलन हुए वो राजाओं के खिलाफ तो होते ही थे, जिसमें ज़्यादा टैक्स या रेवेन्यू लेना इनके लिए बड़ा कारण होता था। लेकिन इनके जो एक दो कारण ये भी थे, डाकण प्रथा, अफीम, गांजा, इन सब के ये मतलब सेवन करते थे, तंबाकू, इस पर इन्होंने गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया था, तो इन पर भी इन्होंने भी इसका विरोध किया था। तो सीधी सी बात है, मोतीलाल तेजावत ने क्या करा, जो मेवाड़ के महाराणा थे उनके सामने एक रिक्वेस्ट भेजी, ऐसा मान लो, ठीक है। आजकल तो टेलीफोन वगैरह हो जाते हैं, उस टाइम कुछ भी नहीं था, तो लेटर पैड पे या फिर ऐसा मान लो कि तार भेजा जाता था। तो मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ महाराणा के सामने 21 मांगे रखी। क्या मांगे रखी? देखो 21 मांगे रखी मेवाड़ महाराणा के सामने। और अपन कोई रिक्वेस्ट करते हैं, उसे अपन क्या करते हैं, सर प्लीज मान जाइए, हमारी पुकार है, ये हमारी क्या है, हमारी पुकार है, हमारी रिक्वेस्ट है, इसलिए इसको कहा जाता है मेवाड़ की पुकार। वेरी इंपॉर्टेंट है। हालांकि मेवाड़ की पुकार के नाम से ये मोतीलाल तेजावत खुद की पर्सनल एक डायरी है, मेवाड़ की पुकार नाम की एक बुक लिखी थी, ऐसा मान लो, ठीक है। उस बुक के अंदर 21 मांगे रखी गई भीलों ग्रासिया जनजाति के लिए। किसने रखी थी? मोतीलाल तेजावत ने। तो ध्यान रखना कि मोतीलाल तेजावत द्वारा मेवाड़ महाराणा के सामने जो 21 मांगे रखी गई थी,
वो 21 मांगों का जो कलेक्शन है, जो इकट्ठा जहाँ पर समावेशित किया गया था, उस बुक को, उस किताब को मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। बट मेवाड़ महाराणा की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि अभी अपने पढ़ा था पीछे भगत आंदोलन, उसके अंदर गोविंद गुरु ने 1910 के अंदर कितनी मांगे रखी? 33 मांगे। 33 मांगों पर कोई ध्यान नहीं रखा गया। फिर मानगढ़ पहाड़ी पर भील इकट्ठे हुए, भीलों की नहीं मानी गई, गोलीबारी हुई, 1500 भील शहीद हुए। यहाँ पर भी होंगे, यहाँ पर 1200 होंगे। भीलों को बहुत बुरा मतलब मारा गया है। अब क्या हुआ साहब, कोई ध्यान नहीं देंगे तो अब क्या करेंगे बताओ? एक ही काम है, सब हो जाओ इकट्ठे, आओ कुछ मीटिंग करते हैं, कुछ प्लानिंग करते हैं। तो नीमड़ा विजयनगर हत्याकांड, ये नीमड़ा एक जगह पड़ती है मेवाड़ के अंदर, विजयनगर में। वहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं। नीमड़ा हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन सीधे सीधा आएगा। नीमड़ा हत्याकांड कब हुआ? 6 मार्च 1922 को। कब हुआ? 6 मार्च 1922 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 6 मार्च 1922 को नीमड़ा विजयनगर हत्याकांड हुआ था। हुआ क्या था? वही भीलों की सभा पर पुलिस के द्वारा गोलीबारी की गई। 1200 से अधिक भील शहीद हो गए। यहाँ पर भी नीमड़ा हत्याकांड 6 मार्च 1922 मोतीलाल तेजावत की लीडरशिप में, ठीक है। और वहाँ पर जो मैंने पहले पढ़ा था वो मानगढ़ हत्याकांड, वो गोविंद गुरु की लीडरशिप में, ठीक है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे बढ़ो। फिर क्या हुआ? मोतीलाल जी बस भागे, वहाँ से फरार हो गए। फिर मोतीलाल जी काफ़ी दिन तक फरार रहे, लेकिन पुलिस उसके पीछे पड़ गई। पुलिस ने अब ये सीधी सी बात है कि एक तरीके से बस मारना उनको माना। तो फिर गांधी जी ने ये कहा, गांधी जी ने समझाइश करी, और गांधी जी कहने पर मोतीलाल तेजावत ने ईडर में एक जगह पड़ती है खेड़ब्रमा गांव, ठीक है, खेड़ब्रमा गांव, वहां पर 1929 ईस्वी में मोतीलाल तेजावत ने आत्मसमर्पण कर दिया। गांधी जी ने कहा था आप आत्मसमर्पण कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम संभाल लेंगे, ठीक है, आपको नहीं मारा जाएगा, कुछ भी आपके साथ में नहीं किया जाएगा, लेकिन हम होना सा जो हो गया, लेकिन आप आत्मसमर्पण कर दीजिए पुलिस के सामने। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मोतीलाल तेजावत ने कब आत्मसमर्पण किया था और कहाँ? तो ईडर खेड़ब्रमा गांव के अंदर 1929 ईस्वी में आत्मसमर्पण कर दिया, ठीक है। हालांकि फाइनली फिर गांधी जी के द्वारा एक बंदे को भेजा गया था, जिसका नाम था मणिलाल कोठारी। मणिलाल कोठारी के हस्तक्षेप करने से मोतीलाल तेजावत को 1936 में वापस रिहा भी कर दिया गया, ठीक है। और बाद में पूरा जीवन गांधी जी के रचनात्मक कार्य में इन्होंने बिताया था। गांधी जी संपर्क में रहे थे, और जो भी गांधी जी कहते हैं वैसा ही मोतीलाल तेजावत जी काम करते थे। थोड़े दिनों बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है, शायद 1959 या 60 समथिंग की मृत्यु हो जाती है। कोई वो खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बातें ये ध्यान रखनी है कि मोतीलाल तेजावत ईडर खेड़ब्रमा गांव पर वापस आत्मसमर्पण कर देते हैं। फिर फाइनली इनको जेल में, तो सीधी सी बात, आत्मसमर्पण करके डाला ही जाएगा, तो जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन फिर गांधी जी के गांधी जी द्वारा भेजा गया बंदा था मणिलाल कोठारी, उनके हस्तक्षेप से गांधी इनको जो है मोतीलाल तेजावत को वापस रिहा कर दिया जाता है। तो ये कुछ था वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा? जो अपने पढ़ा अपना एक ही आंदोलन। बात शुरू करनी है, कहाँ से प्रारंभ हुआ, कब प्रारंभ हुआ, नेता कौन थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर सीधी सी बात है, ये तो खैर अपन देख लिया, क्या कारण थे, मेवाड़ की पुकार क्या है, और यह हत्याकांड वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सारी बातें अपन ने पढ़ ली। ये तो अपना एक ही आंदोलन या फिर भौमट आंदोलन भी इसे कहते हैं, ठीक है। दोनों आंदोलन अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ लिए। अब बात आती है साहब मीणाओं की, ठीक है। और बेसिकली मीणा कहाँ पर ज़्यादा है, वो अपन ने बात की थी मेवाड़ की। भील और गरासिया बेसिकली मेवाड़ में थे। अब अपन आ जाता है मीणा, और मीणा एक्चुअली जयपुर रियासत के आसपास में है, जयपुर राज्य में आते थे। और आज भी मीणा जयपुर, दौसा, करौली, इस इलाके के अंदर सबसे ज़्यादा मीणा निवास करते हैं, ठीक है। तो ये मीणा आंदोलन क्यों हुआ, मीणा ने आंदोलन क्यों किया, जबकि मीणा तो जयपुर में राज भी करते थे, जयपुर के राजा भी रह चुके मीणा तो, ठीक है, अमेरिका यहाँ पर। तो प्रॉब्लम क्या हुई मीणाओं में कि मीणा शुरू में क्या है ना कि थोड़ी चोरियाँ चुकारी ज़्यादा करते थे, ठीक है। चोरियाँ करना है, डकैती करना है, लूटमार करना, ये काम बहुत ज़्यादा मीणा करते थे, ठीक है। और जो भी चोरी होती ना उस पर सीधा ब्लेम लगा दिया जाता था कि मीणा ने चोरी करी है, ये तो मीणाओं ने करी है चोरी, सीधी सी बात है, बस मीणाओं ने चोरी करी है। तो राजा जो भी फरमान जारी करता तो सीधा मीणाओं को एक चोर या डकैत डाकू बता दिया जाता, ठीक है। जबकि मीणा सारे कोई चोर डकैत थोड़ी ना है, लेकिन इन्होंने कर दिया कि नहीं साहब चोरी मीणा ही करते हैं, ठीक है। और क्या हुआ कि मीणा चौकीदारी भी करते थे। जैसे गार्ड की नौकरी नहीं होती, गार्ड उसको चौकीदार बोलते हैं, उसकी नौकरियां करते लगभग सारे मीणा ही होते थे उस टाइम पर। चौकीदार में जितने भी हो, चाहे खेतों की रखवाली करने वाले हो, चाहे घरों की रखवाली, गड्ढों की रखवाली करने वाले हो, फोर्ट गढ़ जो बोलते हैं अपन, किले, सब में मीणा थे।
तो ये सब, लेकिन फाइनली जब ये आंदोलन शुरू करेंगे तो मीणा फाइनली क्या करेंगे पता है, अपने इन चौकीदारी नौकरियों को भी छोड़ देंगे। बहुत सारी बातें हैं, इससे राजा फिर घबरा जाएगा, इनके करों में थोड़ी छूट भी देंगे, वो आगे की बात है। एक्चुअली हुआ क्या कि मीणाओं को कर दिया चोर घोषित, ठीक है, और इनके खिलाफ एक एक्ट या कानून बना दिया। कब बनाया कानून? 1924 ईस्वी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ऐसा कैसा लिखना जैसे मैंने शॉर्ट एंड स्वीट लिखा है आपको। 1924 ईस्वी में एक कानून या एक्ट अधिनियम पारित किया जिसका नाम था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट का मतलब हो गया आपराधिक जनजाति अधिनियम, ये इसकी हिंदी भी है, लेकिन ध्यान रखना दोनों ही लैंग्वेज में लिखा हुआ आता है, इसलिए हिंदी मीडियम वाले भी इंग्लिश में याद करना और हिंदी में तो करना ही करना है, क्योंकि कभी कभी हिंदी में लिखा हुआ नहीं भी आया था। ऐसा आया था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट किस जनजाति के लिए और कब पारित किया गया? 1924 में मीणा जनजाति को इसमें शामिल कर लिया, एक एक्ट पारित कर दिया, और इस एक्ट या कानून में कह दिया कि मीणा जनजाति है, मतलब इसका नाम क्या एक्ट का, समझ गए? आपराधिक, क्रिमिनल, मतलब क्रिमिनल घोषित कर दिया कि ये जो मीणा है ये चोर है, डकैत है, इसको इसमें शामिल कर लिया। मीणाओं को भयंकर ऑब्जेक्शन हुआ, ये कोई बात थोड़ी ना होती है। और इसके साथ अभी नहीं रुके, अभी रुके नहीं है ये सरकार के द्वारा, मतलब ऐसा मान लो कि यहाँ के जयपुर राज्य के द्वारा, ठीक है, फरमान जारी कर दिया, एक्ट जारी कर दिया। इसमें पहला काम किया 1924 में इनको इस जनजाति को यहाँ पर शामिल कर लिया। दूसरा काम क्या कर लिया? 1930 में एक और पारित कर दिया। 1930 में करा जयराम पेशा कानून। जयराम पेशा कानून, बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जयराम पेशा एक्ट, ये पारित और कर दिया। और ये तो सबसे ही मुश्किल काम था। वहाँ पर तो चलो ये तो बताया कि वो क्रिमिनल जाति हैं, आपराधिक जनजाति हैं, उसको मीणा बता दिया था वहाँ पर 1924 में। लेकिन 1930 में क्या बताया कि जयराम पेशा कानून पास कर दिया और ये कह दिया कि अब हर मीणा स्त्री और पुरुष दोनों को, स्त्री और पुरुष दोनों को हर जो भी पास में थाना लगता है उस थाना में आके हाजिरी लगा के जानी पड़ेगी। हमेशा एक तरीके से पेशी पे आना पड़ेगा। भाई जैसे किसी पर कोई दोष होता है, अगर किसी की एफआईआर दर्ज होती है वो पेशी पे आता है हर महीने, तो इनको कह देगा आपको हर सभी मीणा स्त्री पुरुषों को रोजाना, वो भी हमें महीने नहीं रोजाना थाने में हाजिरी देना अनिवार्य कर दिया। और ये काम कैसे पॉसिबल होगा? इनका काम नहीं है क्या? सिर्फ हाजिरी देने थोड़ी आएंगे, सिर्फ हाजिरी देते रहो फिर तो पूरी जिंदगी कट जाएगी। तो 1930 में जयराम पेशा कानून पारित किया और सभी मीणा जनजाति के स्त्री पुरुषों को हमेशा रोजाना थाने में हाजिरी देने आना पड़ा। ठीक, इसके लिए उनको अनिवार्य कर दिया। अब साहब ऐसे हिसाब से तो पार पड़े, आज पड़े न कोई काल पड़े। तो फिर क्या हुआ? फिर लक्ष्मी नारायण झारवाल का, ये बहुत बड़े नेता हैं मीणाओं में, और लक्ष्मी नारायण झारवाल और छोटू राम और महादेव राम, एक दो नाम याद कर लें, लक्ष्मी नारायण का जरूर याद रखना है। तो ये कुछ 2-3 नेता हुए, ठीक है, जिन्होंने आवाज़ उठाई और कहा कि भाई ये कौन सा काम, कोई बात पेश पड़ने वाली थोड़ी है, ऐसा कोई पॉसिबल थोड़ी है। इन्होंने कहा कि काम करते हैं, ये मीणा चलो ठीक कोई चोरी चुकारी करते भी हैं, सारे नहीं करते, कुछ कुछ करते हैं, तो उनको हम समझाएंगे। तो इन्होंने सब ने मिलके एक मीणा जाति सुधार समिति बनाई। क्या बनाई? मीणा जाति सुधार समिति बनाई, और इसमें सभी मीणाओं को बुलाया गया समिति में, और ये सब नेता थे। उन्होंने जितने मीणा थे उनको समझाइश की कि ये देख ऐसे नहीं करने, हमें चोरी डकैती काम बिल्कुल छोड़ देना है, ऐसा नहीं करना, हम बहुत अच्छे लोग हैं, हमारे इतिहास पढ़ को देखो आप, है ना, ये सब बातें समझाई गई और इसमें जाति में सुधार किया गया। ठीक है, तो एक काम तो ये किया इन्होंने। फिर इन्होंने और भी काम करेंगे नेता, क्या करेंगे? ये 1933 ईस्वी के अंदर मीणा क्षेत्रीय सभा की भी स्थापना करेंगे। ठीक है, और ये मीणा क्षेत्रीय सभा क्यों करी थी? ये सब वही है, वापस लक्ष्मी नारायण जोरवाल सब मिलके, ये सब जितने मीणा नेता है ना, ये देखो ये मीणा जाति के नेता जो भी लक्ष्मी नारायण जोरवाल हैं, जारवाल सॉरी, महादेव राम और छोटू राम, ये सब मिलके मीणा क्षेत्रीय सभा की भी स्थापना करते हैं 1933 में। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आने शुरू हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन ये आएगा कि मीणा जाति सुधार समिति किसने बनाई? छोटू राम, लक्ष्मी नारायण झारवाल और महादेव राम ने। फिर मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब की गई? 1933 में। ठीक है, और एक्चुअली ये क्यों की गई थी कि जो जयराम पेशा कानून था, जहाँ पर हर मीणा जाति के जनजाति के महिला पुरुषों को हाजिर देने जाना पड़ता था, उसके खिलाफ कि इसको आज का आज खत्म किया जाए, वरना ये हमसे मामला पेश नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो 1933 ईस्वी में मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना की गई। किस लिए की गई? जयराम पेशा कानून को समाप्त करने की मांग को लेकर इसकी स्थापना की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, असर नहीं हुआ। नीम का थाना सुना होगा सीकर में, अब तो खैर आता होगा रिंगा सीकर में। नीम का थाना सम्मेलन हुआ, नीम का थाना में सम्मेलन हुआ अप्रैल 1944 को। अप्रैल 1944 को किसने किया? ये किया था जैन मुनि, जिनका नाम था पूरा देखो, जैन मुनि मगन सागर जी। जैन मुनि मगन सागर जी थे,
उनकी लीडरशिप में सम्मेलन हुआ, नीम का थाना सम्मेलन और जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति। यहाँ पर मीणा क्षेत्रीय सभा थी ना, उससे रिलेटेड ही थोड़ा सा रखा गया। जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन हुआ। मतलब समझो कि लक्ष्मी नारायण जोरवाल के बहुत अच्छे प्रयास रहेंगे इस कानून को ख़त्म करने में। फिर ये सीधी सी बात है, इनसे खुद से जब मामला पेश नहीं पड़ता है तो फिर थोड़े अच्छे बड़े लोगों के पास में जाया जाता है। जैसे हमने जो भी कानून देखे, चाहे वो कोई सा भी शेखावटी किसान आंदोलन, कोई सा भी किसान आंदोलन हो, उसके बाद में राजस्थान संघ के पास में गए थे, विजय सिंह पथिक जैसे आदमी आए, उन्होंने फिर उस आंदोलन को थोड़ा मजबूत बनाया। वैसे ये होता है, ये भी फिर ऐसे नेताओं के पास में जाएंगे, ऐसे लोगों के पास में जाएंगे जिनमें थोड़ा दम हो, जो आवाज़ उठाने में माहिर हो। तो फिर ये जाएंगे 1944 में जैन मुनि के पास में। जैन मुनि मगन सागर जी के नेतृत्व में एक सम्मेलन होगा नीम का थाना में, और वहाँ पर एक समिति का भी गठन किया जाएगा, जयपुर राज्य की मीणा सुधार समिति, और उसका अध्यक्ष बना दिया जाएगा बंशीधर शर्मा को। ठीक है, और ये सब फाइनली सब मीणाओं को इकट्ठा करने के लिए ही हैं कि आओ मीणाओं को समझाया जाएगा यहाँ पर कि देखो ये आपके ऊपर जो भी आरोप लगा है, इस आरोप को तो हम खत्म करवा देंगे, लेकिन इसके बाद में कभी ऐसी घटनाएं मत करना, कोई चोरी डकैती ऐसे नहीं होनी चाहिए। आप वीर हैं, आप राजा रह चुके हैं, आपका इतिहास पढ़ के देखो। इसीलिए ये जैन मुनि मगन सागर जी क्या करेंगे, एक इनके ऊपर बुक भी लिखेंगे, मीन पुराण के नाम से, मीन पुराण के नाम से एक बुक भी लिखेंगे, जिसके अंदर मीणाओं का संपूर्ण जो पुराना इतिहास है उसके बारे में लिखा हुआ है, पूरा इतिहास है उसके अंदर। और फिर ये मीणा जाति के लोग जो हैं थोड़े संभलते हैं, वो सब बातें करेंगे, अपन देखेंगे आगे। तो देखो आगे क्या हुआ कि जैन मुनि सागर ने एक मीन पुराण नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में मीणा जनजाति का गौरवशाली इतिहास है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। जैन मुनि मगन सागर जी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ या लिखी गई बुक का क्या नाम था, मीन पुराण। इसमें मीणा जनजाति का गौरवशाली इतिहास है। तो काफ़ी मीणाओं में सुधार हुआ। फिर एक मामला बैठा नहीं, फिर भी अभी तक राजा संभल नहीं रहे हैं, जो भी यहाँ का शासक था वो नहीं मान रहा है। तो एक जगह पड़ती है जयपुर में बागावास। ठीक है, बागावास में एक सम्मेलन और रखा जाता है, बागावास सम्मेलन। और ये सम्मेलन क्यों रखा गया, सारे मीणा इकट्ठे हुए। और मैंने कहा था ना मीणा चौकीदारी करते थे। ठीक है, तो जितने भी चौकीदार मीणा थे वो यहाँ बागावास सम्मेलन में इकट्ठे होंगे 28 अक्टूबर 1946 को। ये सम्मेलन कब हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट है, देखो फिर सुन लो। नीम का थाना सम्मेलन कब हुआ था, वो अप्रैल 1944 को। ठीक है, वैसे बागावास सम्मेलन कब होगा, वो अक्टूबर 1940। भले डेट भले ही मत याद रहो, लेकिन महीना और ईयर याद रख लो, डेट तो वैसे भी फिक्स आती है। तो 28 अक्टूबर 1946 को बागावास सम्मेलन जयपुर में हुआ, और सभी चौकीदार मीणाओं ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया कि ये लो साहब, आज के बाद हम ये नौकरी नहीं करेंगे, जो हम आपके चौकीदार बन के रहते थे, हम आपकी जो सुरक्षा करते थे, आज आपने ही हमें मजबूर कर दिया कि हम चोर हैं, तो हम आज के बाद इस्तीफा देते हैं, हम कोई नौकरी नहीं करेंगे। और कहा कि फाइनली हम आज मुक्ति दिवस मनाएंगे, हम आज मुक्त हो गए, आज़ाद हो गए हैं। इसीलिए इन्होंने इसे, जिस दिन इन्होंने ये जो मतलब अपने जो दिए थे ना वो इस्तीफे, उसी दिन को मुक्ति दिवस के रूप में भी मनाया इन्होंने मीणाओं ने। तो ध्यान रखना, मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। और इससे क्या होगा कि जो वहाँ के जहाँ जयपुर राज्य घराना जो था वो हिल गया। वो सोचा कि यार अब ये तो मामला गड़बड़ हो गई, सारे के सारे चौकीदार भी ऐसे हो गए, जगह जगह सम्मेलन हो रहे हैं, ये तो सारे इकट्ठे हो गए, फिर तो हमारी रक्षा कौन करेगा, दिक्कतें हो जाएगी। तो फिर इन्होंने कहा, लक्ष्मी नारायण झारवाल तो लगे हुए थे ही, तो फाइनली फिर लक्ष्मी नारायण के झारवाल के प्रयासों से, मीणा के सभी के प्रयासों से जो जयराम पेशा कानून था उसको वापस लेना पड़ा। मतलब कि मीणाओं की जीत हुई और जयराम पेशा कानून जयपुर राजघराने को वापस लेना पड़ा। और जयराम पेशा कानून जो कि पर डे रोजाना हाजिरी देना पड़ते थे मीणा स्त्री पुरुषों को, वो कानून जब खत्म हो गया तो वापस मामला शांत हो गया और फाइनली ये मीणाओं का जो आंदोलन था। तो मेरे हिसाब से आपको ईजिली समझ में आ गया होगा। पहली बात, सबसे पहला क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट आपराधिक जनजाति अधिनियम कब पारित हुआ, 1924 के अंदर हुआ, जिसमें मीणा जाति को शामिल कर लिया गया। वो सबसे बड़ा इशू बना 1924 में। फिर तभी नहीं रुके, फिर 1930 में जयराम पेशा कानून बन गया, उसमें मीणा जाति के स्त्री पुरुषों को हमेशा हाजिर देने आना पड़ता था थाने में, 1930। फिर इसके बाद में 1933 में मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना हुई, जिसमें जयराम पेशा कानून के खिलाफ कहा कि भाई इससे रोक लगानी चाहिए, नहीं माने गए। फिर नीम का थाना में सम्मेलन हुआ, जो जैन मुनि मगन सागर जी, नाम मत भूलना, इनके नेतृत्व के अंदर अप्रैल 1944 में नीम का थाना का सम्मेलन हुआ, जिसमें जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन भी किया गया, जिसका अध्यक्ष बनाया गया था बंशीधर शर्मा को। और फिर उसके बाद में जैन मुनि मगन सागर जी ने एक बुक भी लिखी थी, मीन पुराण, जिसमें मीणा जनजाति के गौरवशाली इतिहास को बताया गया है।
ताकि थोड़ी उनमें मतलब कहते हैं ना सद्बुद्धि आए, लोगों में जागृति पड़ेगी, हाँ यार हमें ऐसे चोरी चुकारी काम नहीं करना चाहिए। सब प्रयास किए गए। फिर एक बागावास में सम्मेलन ये सब मीणाओं ने किया था, जितने भी चौकीदार मीणा थे, अक्टूबर 1946 को किया था। और अपने जितनी भी नौकरियां थी चौकीदारी की जो करते थे उसने इस्तीफा दे दिया और उन्हें मुक्ति दिवस मनाया था। फाइनली फिर लक्ष्मी नारायण के झारवाल के प्रयासों से, या सभी मीणाओं के प्रयासों से, या सभी इन सम्मेलनों के प्रयासों से, या सभी क्षत्रिय सभाओं के प्रयासों से मीणाओं की जीत हुई और जयराम पेशा कानून समाप्त हो गया और ये आंदोलन भी समाप्त हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब मैंने कोई छोटे मोटे लिखे हैं, वैसे तो कोई खास नहीं है, लेकिन कोई डेट आ जाए। एक मेर विद्रोह हुआ था 1818 से लेकर 1821 तक चला था ये, अजमेर मेरवाड़ा के अंदर। ठीक है, वैसे ही मेर क्या है कि मेर भी एक जनजाति है। ये मेर जो है, मेर भी काम भी जो थे ना, ये चोरी चुकारी करना ये काम थोड़े मेर भी करते थे। अजमेर मेरवाड़ वाला जो इलाका है वहाँ पर, तो यहाँ पर एक्चुअली जो मेर है इनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं थी, कोई रोक टोक नहीं थी। लेकिन यहाँ पर अंग्रेज जो है इनके ऊपर पाबंदी लगाते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। उसके बाद में थोड़ा आंदोलन शुरू हो गया था, लेकिन खास इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनता। बस ये ध्यान रखना कि मेर विद्रोह कहाँ पर, इलाका कौन सा था, तो अजमेर मेरवाड़ा, जिसके अंदर मेवाड़ का भी थोड़ा क्षेत्र, बेसिकली मारवाड़ और अजमेर का क्षेत्र इसमें आ जाता है। तो मेर विद्रोह कहाँ पर हुआ था, अजमेर मेरवाड़ा में, या फिर ऐसा मान लो मेवाड़ मारवाड़ अजमेर। और वैसे अजमेर मेरवाड़ा आप जानते ही हो, ये यूनियन टेरिटरी था, केंद्र शासित प्रदेश था। और एक जहाजपुर मीणा विद्रोह भी होता है उदयपुर के अंदर, छोटा सा विद्रोह है, लेकिन लिख लेना कहीं पर साइड में छोटा मोटा, क्या पता 1 मार्क्स में आ जाए। जहाजपुर मीणा विद्रोह उदयपुर में हुआ था बस। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास, बहुत ज़्यादा गजब की क्लास थी जो आपने पढ़ी। जितने भी जनजातीय आंदोलन थे मैंने आपको मोटा मोटी 3 मेन मुख्य हैं, 1 2 3, भगत आंदोलन, एकी आंदोलन और तीसरा मीणा आंदोलन। इनको तो अच्छे से एकदम रट के घोट के पी जाना, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन इनके बाहर नहीं जाएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। मैंने आपको एक बात कही थी कि एक छोटा सा पार्ट जो आपने एक पेज छोड़ा था किसान आंदोलन, उसके बारे में थोड़ा लिखा देता हूँ, उसके बाद में अपना आज का सेशन कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, उन्हीं किसान आंदोलन में कुछ बातें लिख लो इतनी सी। भरतपुर किसान आंदोलन भी हुआ था, हालांकि कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कोई 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए। जो मैंने अभी आपको किसान आंदोलन के बारे में एक पेज छोड़ा था ना, वहाँ पर लिख लो भरतपुर किसान आंदोलन। यहाँ पर बेसिकली जो यहाँ के नेता थे वो थे फौजी लंबरदार यहाँ के नेता हुए हैं। और लंबरदार एवं पटेलों के नेतृत्व में किसान आंदोलन हुआ था। कोई छोटा मोटा आंदोलन है, कोई खास नहीं है। बस अगर लंबरदार जैसा कोई नाम आ जाए कि फौजी लंबरदार का संबंध किस आंदोलन से है, तो आंसर हो जाएगा भरतपुर किसान आंदोलन। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं, छोटा सा लिख लेना। ऐसे ही मेव किसान आंदोलन हुआ था। मेव आप जानते हो अलवर भरतपुर वाले क्षेत्र को मैंने आपको पहले पढ़ा दिया ज्योग्राफी में कि मेव क्षेत्र बोलते हैं। तो अलवर भरतपुर क्षेत्र में हुआ था और इनके नेता थे चौधरी यासिन खान। ठीक है, कोई ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन छोटे मोटी कोई फैक्ट लिख लिया करो, कोई काम आ जाते हैं कभी कभी, कोई 1 मार्क्स में आ जाए तो। ठीक है, तो ये था आज का सेशन, जिसके अंदर अपन ने जो राजस्थान के जनजाति के जो आंदोलन जितने भी हुए थे ज़बरदस्त तरीके से पढ़ लिए हैं। सिविल सर्विसेज तक, मतलब RS मेंस तक मैंने सब कुछ ओवरऑल लिखवा दिया। सिंगल डाउट नहीं रहना चाहिए आपके, अच्छे से उतारो, प्रॉपर तरीके से लाइव टेस्ट दिया करो। पर चैप्टर वाइज में लाइव टेस्ट लेता हूँ, उसको हमेशा पूरी खुशी के साथ में, जोश जुनून के साथ में देना। जैसे कल एक टेस्ट हुआ था जो अपने त्यौहार और मेलों का था, वो पार्ट 1 था, बहुत ज़बरदस्त 60 क्वेश्चन मैंने उसके अंदर रखे हैं, 60। वैसा ही त्यौहार और मेलों का पार्ट 2 भी जल्द होने वाला है। बीच में लूँगा थोड़ा रुक के, ताकि आपको पता ना चले, सरप्राइज रखेंगे ताकि आपको पता चले कि आप रिवीजन करे नहीं कर रहे। ठीक है, तो बाकी टॉपिक बहुत अच्छे चल रहे हैं। अब अपन इसके बाद में प्रजामंडल आंदोलन शुरू कर देंगे, क्योंकि किसान आंदोलन के रिलेटेड प्रजामंडल है, ताकि ये हिस्ट्री के 2 बड़े मेजर टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। राजस्थान का एकीकरण, इंटीग्रेशन राजस्थान अपन पढ़ ही चुके, तो हिस्ट्री के अंदर 3 बड़े टॉपिक है ये, राजस्थान का एकीकरण, किसान आंदोलन और प्रजामंडल आंदोलन। ठीक है, यानी कि इंटीग्रेशन राजस्थान, पीजेंट मूवमेंट वगैरह। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो अपन कंप्लीट कर लेंगे। तो नेक्स्ट जो है आपका टॉपिक होगा राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन। ठीक है, कोई भी डाउट रह जाता हो तो कमेंट कर देना, उसका नेक्स्ट पार्ट में आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, ओके।